हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म के बारे में। तो हमारी जो लास्ट क्लास थी वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चैप्टर चल रहा है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। और आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को देखने से पहले हम लोग बच्चों देख लेते हैं कि कितने टाइप की हमारी जो मैकेनिज्म है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है हेलो एल्केन की, उससे हम लोग डील करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों तीन टॉपिक से हम लोग डील करेंगे। पहला जो है हमारा वो हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन के बारे में। दूसरा जो टॉपिक है वो वहाँ पर हम लोग चलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन के बारे में। जैसा कि बच्चों वर्ड में ही दिखाई पड़ रहा है कि कुछ एलिमिनेट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म फॉलो होती है। और तीसरी टाइप की रिएक्शन हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल बेसिकली इसमें हम लोग कई नेम रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बच्चों। तो आइए बच्चों बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है SN। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो बेसिक मैकेनिज्म है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है। यानी क्या होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि बच्चा कोई स्कूल गया, सपोज करते हैं कि सीटें सारी फुल हैं, या एक सीट है और एक सीट है हमारी, एक सीट है यहाँ पर, और इस एक सीट पे हमारा एक बच्चा बैठा हुआ है, और एक बच्चा एंटर करता है क्लासरूम में और उसको इस चेयर पर बैठना है। तो ये क्या करेगा, इसको पहले क्या करेगा, रिमूव करेगा, और देन यहाँ पर बैठ जाएगा। तो बच्चों इस प्रोसेस को, कि अगर कोई चीज़ है वहाँ से उसको रिमूव करके वहाँ अपने आप को फिक्स करना, रीफिक्स करना, उस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से अगर हम लोग एक रिएक्शन लें RX, यानी कोई हम लोग एल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसमें अगर हम लोग कोई न्यूक्लियोफाइल डालते हैं और वो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो हमें सबसे पहले इस X को रिमूव करना पड़ेगा, और ये X हमारा क्या कहलाएगा, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप। तो ये जो बच्चा यहाँ से हटा था वो क्या कर रहा था, वो लीव कर रहा था, तो इस वजह से उसको क्या बोलेंगे, लिविंग एंटिटी बोलेंगे। और यहाँ पर जो ग्रुप लीव करता है उसे बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। तो सब्स्टिट्यूशन बच्चों आप लोग समझे कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूट होता है। और यहाँ पर जो OH ने X को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और जो OH है हमारा वो बच्चों क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब है जो हमारा सब्स्टिट्यूशन होने वाला है वो किसके थ्रू होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू होने वाला है। यानी जो अटैक होगा वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल बच्चों, न्यूक्लियोफाइल हमारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। जैसे ये OH माइनस है, तो यहाँ पर जिसमें माइनस लगा होता है वो तो हमको दिख ही रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो रिच है, जैसे Cl माइनस हो गया। ऐसे ही कुछ ऐसे भी स्पीसीज होते हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ते लेकिन वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जैसे NH3 हो गया बच्चों। NH3 में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके पास। तो ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और उसे हम लोग डिनोट करते हैं Nu माइनस के साथ। तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और सब्स्टिट्यूट कर देता है किसी चीज़ को, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बच्चों कितने टाइप के होते हैं और उनकी डिटेलिंग
हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि SN जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कितने टाइप की है। तो पहला टाइप है हमारा SN1। SN1। दूसरा टाइप है बच्चों SN2। और तीसरा जो टाइप है हमारा वो होता है SNI। तो तीन टाइप के हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होते हैं। एस फॉर आप लोगों ने देखा सब्स्टिट्यूशन, एन फॉर देखा न्यूक्लियोफिलिक, और वन और टू और आई। बच्चों ये तीन यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं। तो क्या मीनिंग होता है वन का, क्या मीनिंग होता है टू का, और क्या मीनिंग होता है आई का। तो सबसे पहले बता दें बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SN1 और SN2। और हमारे क्लास 12th NCERT का जो सिलेबस है क्लास 12th बोर्ड का, उसमें भी केवल हमारी SN1 और SN2 इंक्लूडेड है। SNI की बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज के सेशन में ना करते हुए हम लोग कभी डिटेल में इसको अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जो डिस्कस का हमारा डिस्कशन होना है वो केवल और केवल SN1 और SN2 पर होना है। तो वन मतलब होता है बच्चों यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर। और टू का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर। क्या मीनिंग होता है इसका? इसका मीनिंग होता है बच्चों कि ये जो होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जो काइनेटिक हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी होगी, उसमें अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं। तो उसमें ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है और ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। तो अभी हम लोग विद एग्जांपल ये समझेंगे कि कैसे ये वन और टू यहाँ पर रखा होता है। और यहाँ पर SNI में बच्चों कुछ इंटरनल हमारी मैकेनिज्म होती है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले SN1 को हम लोग यहाँ पर देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। SN1 ये है हमारा कोई एल्काइल हैलाइड। क्या है? एल्काइल हैलाइड या कोई एल्काइल क्लोराइड है। इसमें तीनों एल्काइल ग्रुप या चारों जो ग्रुप हैं जो कार्बन से जुड़े हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए इसे हम लोग कायरल कार्बन भी बोल सकते हैं। कायरल कार्बन का मतलब होता है बच्चों ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव ले रहे हैं इसको हम? क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड है, इसमें अगर कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल मान लेते हैं बच्चों कहाँ से आया है? KOH से आया है। K प्लस और OH माइनस में यहाँ पर टूटा हुआ है। और सॉल्वेंट लिया हम लोगों ने यहाँ H2O। H2O को जो सॉल्वेंट है उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अभी डिस्कस करेंगे बच्चों क्या होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है उसको सब्सटीट्यूट करने के लिए इस कार्बन पर अटैक करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो ये जो Cl का साइज है वो बहुत बड़ा है, R का साइज बहुत बड़ा है, इस R का साइज बहुत बड़ा है, और इस R का साइज भी बहुत बड़ा है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो अटैक करने के लिए इसके पास स्पेस की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ स्पेस है यहाँ पर एल्काइल हैलाइड में। तो एल्काइल हैलाइड में जो कार्बन है, सेंट्रल कार्बन है, उसमें स्पेस बच्चों बनाने के लिए, उसमें जो स्पेस बनाने के लिए हमको यहाँ पर सबसे पहले इस Cl को डिटैच करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब Cl डिटैच हो जाता है तो यहाँ पर बनता है कार्बोकैटायन। क्या बनता है? कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन बनता है तो इसका जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी?
ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे बच्चों एक प्लेन में ये ट्राइगोनल, जैसे जिस तरीके से हमारे फैन होता है, फैन, तो फैन की जो तीन ये जो विंग्स होती हैं, इस तरीके से प्लेन में अगर इसको रखें तो इसकी जो शेप होती है उसे बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। तो हमारा जो कार्बोकैटायन बना उसमें तीन बॉन्ड पेयर हैं, तो ये इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ये बच्चों हमारा क्या है, इसमें हमारा Cl जो हो रहा है वो डिटैच हो रहा है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा कि अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए यहाँ पर यहाँ से कर सकता है। जैसे बच्चों सपोज करते हैं कि ये हमारा कोई प्लेन में ये तीन, ये जो तीन यहाँ पर अल्काइल ग्रुप हैं ये मान लेते हैं प्लेन में है, तो इसके पास ऑप्शन है कि ये या तो यहाँ से अटैक करे या फिर इसके पीछे से जाके अटैक करे। तो इसे बोलते हैं फ्रंट अटैक। और अगर ये पीछे से अटैक करता है तो इसको बोलते हैं बैक अटैक या फिर रियर अटैक। तो दो ऑप्शन होते हैं बच्चों इसके पास अटैक करने के न्यूक्लियोफाइल को। तो जब दो ऑप्शन होते हैं, मान लेते हैं फ्रंट अटैक करता है, तो यहाँ पर जो हमारा OH है वो इस तरीके से बनेगा, और ये हमारा जो फ्लैप था वो हमारा किधर मुड़ जाएगा। अब अगर बच्चों ये अगर इसको हम लोग मानते हैं और इसको अगर हम लोग OH मान लेते हैं, तो ये जो हमारा तीन अल्काइल ग्रुप हैं वो जो उसका अम्ब्रेला है वो किधर की तरफ मुड़ जाएगा, वो इधर की तरफ हो जाएगा। अब अगर ये बैक साइड से अटैक होता है तो OH इधर आ जाएगा और ये जो पूरा अम्ब्रेला है वो राइट साइड की तरफ मुड़ जाएगा। तो इसका मतलब जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, वो हमारा इस तरीके से, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन, और इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन। बच्चों इसको रिटेंशन क्यों बोला, क्योंकि जैसा तो बच्चों जैसा हमारे पास जिस साइड पर Cl था उस साइड पर अगर OH यहाँ पर अटैच होता है तो इसका मतलब है ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा कर रहा है, रिटेन कर रहा है। रिटेन का मतलब है जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसके पास था वैसा ही इसके पास है। जबकि ये जो OH है जब ये बैक साइड से अटैक करके इसके अपोजिट साइड जुड़ता है तब उसको हम लोग बोलते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो गया है, यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। तो बच्चों 50% ये बनता है और 50% हमारा ये बनता है। तो अगर हम लोग इन दोनों को देखें तो ये होते हैं आपस में इनएंशियोमर। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन अलग अलग। लेकिन यहाँ पर 50-50% बन रहा है तो इसको बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर, रैसमिक मिक्सचर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। तो यहाँ पर बच्चों SN1 में हमारा रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है और इस तरीके से प्रोसेस होती है। तो अगर इन चीज़ों को अगर हम लोग कुछ पॉइंट वाइज इसको हम लोग लिखना चाहें तो किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग पहला पॉइंट देखें तो ये जो हमारी रिएक्शन है वो कैसा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये जो R है वो डिपेंड कर रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रही है Cl माइनस पे, Cl माइनस पर। यानी केवल यहाँ जो Cl का जो टूटना है वो
हमारी रेट को डिटरमाइन कर रहा है, और OH का अटैक यहाँ पर इस रेट को डिटरमाइन नहीं करता है। यानी जितनी जल्दी बच्चों Cl यहाँ से डिटैच होगा उतनी जल्दी OH अटैक करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है RDS, वो हमारी कौन सी है? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर जो 1 है वो कैसी है? रेट डिटरमाइन कर रही है। तो ये हमारी कितने स्टेप में रिएक्शन हुई? 2 स्टेप रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। तो 2 स्टेप में हमारी ये रिएक्शन होती है। और हम लोग क्या देख सकते हैं? कार्बोकैटायन बना बच्चों, यहाँ पर कार्बोकैटायन बना। तो कार्बोकैटायन जब बनता है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो इसका मतलब है अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ये होती है तो हमारा जो एल्काइल हैलाइड है, अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन लेते हैं, यानी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो इसका मतलब है कि हमारी जो स्टेबिलिटी है एल्काइल हैलाइड की वो भी कैसी फॉलो करेगी? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब जो नेक्स्ट चीज़ की बात कर सकते हैं वो हम लोग बात कर सकते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की। तो स्टीरियो केमिस्ट्री हमारी जो ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या है हमारा? रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमाइजेशन, जिसमें बच्चों क्या होता है? 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन यहाँ पर तैयार होता है। तो इस तरीके से हमारी SN1 वर्क करती है। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, डिटेल में आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमारी जो SN1 रिएक्शन होती है वो वर्क करती है। अब अगर बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स की जो हमारे SN1 को और बेटर कर सकता है, यानी SN1 को हमारा रेनफोर्स कर सकता है। तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? तो SN1 को रेनफोर्स करने के लिए जो हमारे फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। तो हमको पता है कि हमारे SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। तो अगर हम लोग EDG यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। जनरली जो हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये कैसे SN1 को अच्छा कर सकता है, उसको रेनफोर्स कर सकता है? तो यहाँ पर बच्चों हम लोग अगर देखें कि ये हमारा मान लेते हैं 3 R ग्रुप लगे हैं और ये Cl है, और ये हमारी SN मैकेनिज्म शो करता है। तो सबसे पहले बच्चों कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन जब बनेगा तो ये जो R ग्रुप होंगे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा उस कार्बोकैटायन को फ़ायदा होगा, और कार्बोकैटायन को फ़ायदा होगा तो SN1 रिएक्शन को फ़ायदा होगा। दूसरी अगर हम लोग बात करें अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन एट बीटा पोजीशन। अगर बीटा पोजीशन पर अगर अनसैचुरेशन है तो किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है हमारी कार्बोकैटायन को? जैसे बच्चों ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर CH2 पॉजिटिव है, तो ये इसके साथ मान लो कोई Cl जुड़ा है, वो Cl हट के कार्बोकैटायन बना, तो कार्बोकैटायन इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। तो कॉन्जुगेशन में आते ही बच्चों क्या होगा? स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की बढ़ जाएगी, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो SN1 भी बेहतर तरीके से होगा। तो ये भी हमारा बीटा पोजीशन है, ये अल्फा है कार्बन, और ये बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। ऐसे ही अगर हम लोग एलाइल ग्रुप की बात करें तो ये Cl अगर हटा दें हम लोग तो ये प्लस बनेगा, और ये कार्बोकैटायन भी क्या होगा? कॉन्जुगेशन में आ गया। तो ये कैसा है? एलाइल कार्बोकैटायन है, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है। तो बीटा पोजीशन पर हमारा अगर अनसैचुरेशन है तो हमको फ़ायदा मिलता है कार्बोकैटायन को बेहतर बनाने में, और साइमल्टेनियसली SN1 को भी। तीसरा क्या फैक्टर हो सकता है यहाँ पर? तीसरा फैक्टर हो सकता है कि हम लोग बात कर सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को लेकर। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं बच्चों, तो पोलर का मतलब होता है जैसे H2O।
H2O हो गए या ROH हो गया, ये सब कैसे हैं? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब होता है पोलर होते हैं। अब जैसे H2O है, ये बच्चों क्या है? पोलर है, पोलर है ये। प्रोटिक मतलब H+ भी दे सकता है, यानी प्रोटॉन भी दे सकता है। तो जिस सॉल्वेंट में, जिस पोलर सॉल्वेंट में जो हमारे H होते हैं वो डायरेक्टली अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए हैं तो उनको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से SN1 का क्या मतलब है? तो अब सपोज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर बात करते हैं KOH। तो KOH टूटेगा बच्चों K+ और OH- में। तो KOH को माइनस को जो H2O है वो यहाँ पर इस तरीके से घेरेगा, यानी ऑक्सीजन की साइड से घेरेगा क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है। और OH को किस तरीके से यहाँ पर घेरा जाएगा वाटर के द्वारा? H की साइड से। क्योंकि H में क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। तो न्यूक्लियोफाइल और ये जो K+ और OH- दोनों को अलग अलग साइड से, एक को माइनस की साइड से एक को प्लस की साइड से सॉल्वेट कर लिया जाएगा, यानी इसका सॉल्यूशन इस तरीके से बना लिया जाएगा जिस तरीके से हमारा K और OH अलग अलग रहे। तो इससे बच्चों क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ पर जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं यानी नेगेटिव स्पीसीज हैं उसको इस तरीके से वाटर क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा। तो हमारा जो एल्काइल हैलाइड है यानी RCl है, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है डिटैचमेंट का। तो इसमें जो Cl- होगा उसे भी बच्चों अच्छे से कैप्चर कर लेगा। और दूसरी बात है कि ये जो OH है ये फ्री नहीं रहेगा तो बहुत बेहतर न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, पहले अटैक नहीं करेगा। अटैक तब करेगा जब उसको प्रॉपरली उसमें डिटैचमेंट हो जाएगा। तो इसको ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल यानी इसको फ्री नहीं रहने देता। दूसरी बात ये है कि ये जो Cl है इसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा सा बेकार कर देता है, जिस वजह से ये जो SN1 है वो पहले 2 स्टेप में ये रिएक्शन मूव कराता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारा SN1 रिएक्शन को, मैकेनिज्म को बेहतर बनाता है। तो ये कुछ ऐसे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो SN1 को रेनफोर्स करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म की। तो आई होप कि SN1 आपको समझ आई होगी। तो SN2 क्या चीज होती है? SN2। तो SN2 के लिए फिर से हमको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग फिर से कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं। अब की एल्काइल हैलाइड हम लोगों ने लिया है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्यों लिया है अभी देखेंगे। यहाँ पर हमने लिया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आया होगा? KOH से ले लिया होगा हम लोगों ने। और अब की हम लोगों ने सॉल्वेंट कैसा लिया है? DMS, या फिर हम लोग ले सकते हैं DMSO, कोई भी ले सकते हैं। और वो कैसा होना चाहिए? पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। तो ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों वो अटैक करने के लिए आएगा, तो क्या पहले यहाँ डिटैचमेंट होगा? तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ Cl का जो है वो बड़ा सा साइज है, R का बड़ा सा साइज है, लेकिन ये जो H के छोटे छोटे साइज हैं। यानी यहाँ पर अगर बैक साइड में देखा जाए CH के तो बहुत अच्छी सी जगह है जहाँ से कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है आसानी से। तो इस OH को अटैक करना है तो ये बच्चों पहले विदाउट डिटैचमेंट इसको अटैक, ये जो अटैक है वो पॉसिबल होगा। यानी ये अटैक कहाँ से पॉसिबल होगा? बैक साइड से पॉसिबल होगा, यानी रियर साइड से ये अटैक, या बैक साइड हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रंट अटैक के चांस ही नहीं है, 100% जो चांस है वो कहाँ से होगा? बैक साइड से होगा, बिकॉज ये यहाँ पर बच्चों डिटैच नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें
ये Cl जो है वो डिटैच होता है और जो OH है वो अटैच होता है। और यहाँ पर जो हमारा एक R और दो H, इस तरीके की एक ट्रांजिशन स्टेट हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बच्चों कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमको यहाँ पर ये अटैक देखने को मिला? क्योंकि हमारे पास स्टेरिंग क्राउड कम था, इसीलिए बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड को लिया था 1 डिग्री, जिससे कि हमारी स्टेरिक क्राउडिंग कम हो। अगर हम यहाँ पर 3 डिग्री लेते तो ये SN2 ना होके ये SN1 में कन्वर्ट हो जाता। यानी मैकेनिज्म हमारी SN1 यहाँ पर होती है अगर हम लोग यहाँ पर 1 डिग्री की जगह 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते। तो अब हम लोगों ने यहाँ देखा ट्रांजिशन स्टेट। लोगों ने देखा बच्चों क्या कि हमारी ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर दिखाई पड़ती है, और ये अचानक से हम लोगों को ये जो चेंज होके ये हमको प्रोडक्ट देगा और डिटैच हो जाएगा हमारा Cl, और OH यहाँ पर अटैच होगा, और ये जो फ्लैप है वो हमारा पीछे की तरफ यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो हमेशा बच्चों इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो इसको इन्वर्जन, यानी 100% इन्वर्जन यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलता है, क्योंकि जो अटैक हुआ है वो ऑलवेज फ्रॉम बैक साइड होने वाला है। तो अगर इसको हम लोग देखें, इसको हम लोग पॉइंट्स में अगर हम लोग लिखना चाहें, तो अगर इसको हम लोग पॉइंट्स में लिखना चाहें बच्चों, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। दैट मीन्स जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है Cl माइनस पर और साथ ही साथ OH माइनस पर। यानी इस एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो ये हमारा हैलाइड आयन है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो दोनों पर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए बच्चों इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, जबकि अगर दोनों को देखा जाए तो इनकी पावर 2 हो जाएगी, 1+1। तो इसमें जो RDS होता है, क्योंकि इसमें वन स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि बच्चों ये केवल ट्रांजिशन स्टेट है, ये एक ही स्टेप के बीच में बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स के लिए दिखाई पड़ता है, तो ये रिएक्शन कैसी कही जाएगी? 1 स्टेप रिएक्शन। जबकि जो हमारी SN1 थी वो 2 स्टेप रिएक्शन थी, और उसमें RDS जो था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फर्स्ट स्टेप था। तो इसमें केवल एक ही स्टेप है, तो एक ही जो हमारा होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। जो तीसरा पॉइंट है वो आता है कि इसमें नो कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता। दैट इज़ वाई इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो उससे उल्टी होगी। यानी जो 1 डिग्री वाला SN2 देगा, और 3 डिग्री वाला हमें कौन सा दे रहा था? SN1 दे रहा था। तो हमारी एल्काइल हैलाइड की अगर 1 डिग्री होगा तो हमारे SN2 वाली मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारा देखें, अब हम लोग क्या बात कर सकते हैं? हाँ, इसमें क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें कि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो हमको देखने को मिलती है 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन मतलब जो हमारे पास शुरू में था Cl जिस प्लेस पर, उसके अपोजिट साइड पे हमारा OH यहाँ पर ऐड हुआ है, तो कॉन्फ़िगरेशन टोटली चेंज है। तो वैसे ही ये बच्चों कायरल कार्बन नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अगर हम लोग एक H की जगह यहाँ पर H- कर दें, इसका आइसोमर्स ले लें, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें जो चारों अटैचमेंट हैं C के वो डिफरेंट हैं। तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनता है, जबकि उसमें बच्चों कैसे बन रहा था? SN1 में एंशियोमर्स बन रहे थे, रेसमिक मिक्सचर्स बने थे। तो ये हमारे पास था SN2। तो SN2 बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से काम करता है, ट्रांजिशन स्टेट वहाँ पर बनता है, कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता, और कैसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमको देखने को मिलता है इन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो SN2 को सपोर्ट करते हैं। तो SN2 को सपोर्ट करने के लिए
SN2 को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो ग्रुप होते हैं उसे बोलते हैं AWG यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड में अगर कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं A B C और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये क्या करेंगे, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे कि यहाँ पर बच्चों स्पेस होता है, और जब स्पेस मिलेगा तो हमारा जो वो होगा, सॉरी बच्चों यहाँ से अटैक नहीं होता, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक वो इधर से आराम से हो जाएगा, बैक अटैक। तो हमको EWG लगाने से हमारे पास स्पेस होता है, स्टेरिक क्राउडिंग कम होती है, और हमारा जो SN2 है वो सपोर्ट करेगा, SN2 मैकेनिज्म सपोर्ट करता है। दूसरा हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो हमारा SN2 मैकेनिज्म है, मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं कि लेस क्राउडिंग होना चाहिए, लेस क्राउडिंग होना चाहिए, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री देन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो। या फिर हम लोग बात कर सकते हैं सॉल्वेंट की, अपने अगर हम लोग बात करें तो कैसा होना चाहिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का यहाँ काम क्या है, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या है, तो बच्चों पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या है कि कौन कौन से होते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे हम लोग बात करते हैं DMS हो गया, डाई मिथाइल सल्फाइड हो गया, हमारा डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड हो गया DMSO, और एसीटोन हो गया, ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे होते हैं, DMF हो गया। तो ये सब बच्चों कैसे हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये सारे के सारे पहली बात तो पोलर होते हैं। जैसे हमारा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल सल्फाइड क्या हुआ, CH3 तो ये माइनस होगा और ये कार्बन प्लस हो जाएंगे। ऐसे ही DMSO अगर हम लोग देखें तो DMSO क्या होता है, CH3 ये इसमें ये माइनस होगा और ये प्लस होगा चार्ज। ऐसे ही एसीटोन आप लोग जानते हैं, हमारा एसीटोन क्या होता है, CH3 इसमें ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग DMF की बात करें तो ये भी हमारा डाई मिथाइल CH से फॉर्मामाइड होता है बच्चों, ये भी हमारा क्या हो गया, DMF। तो ये सारे क्या होते हैं, पोलर अप्रोटिक, यानी सारे के सारे पहली बात तो पोलर हैं। और अप्रोटिक का मतलब होता है कि ये H+ प्रोटॉन नहीं देते। क्यों, क्योंकि इसमें H+ होते तो हैं लेकिन वो डायरेक्टली किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े नहीं होते हैं। तो इसका काम क्या होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का, क्यों ये SN1 की बजाय SN2 को सपोर्ट करता है। तो इसमें ऐसा होता है कि पहले ही हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास KOH था, उसमें K+ और OH यहाँ पर निकला। तो वाटर ने क्या करा था, दोनों को कैप्चर कर लिया था। जबकि यहाँ पर कोई पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जब होता है तो K+ को कैप्चर करने के लिए उसके पास, मान लीजिए हम लोग इसको लेते हैं, तो ये जो माइनस की साइड है वो इस तरीके से इसको कैप्चर कर सकती है, पर माइनस के लिए प्लस वाली साइड जो होती है वो इसमें बच्चों हिडन होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि ये जो साइड है ये भी हिडन है, अंदर की तरफ है। ये बच्चों ये जो प्लस की साइड है, यहाँ पर जो प्लस होगा वो बच्चों चारों तरफ 3 3 H से गिरा होगा, तो ये भी हिडन है। और एसीटोन में अगर देखें तो ये भी बच्चों अंदर की तरफ है, और यहाँ पर देखें तो ये भी अंदर की तरफ है। तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो एक्सपोज्ड नहीं है, हिडन है, जबकि जो नेगेटिव साइड है वो बच्चों कैसा है, एक्सपोज्ड है। तो इस न्यूक्लियोफाइल को, यानी जो OH- है, इसको कैप्चर करने के लिए हमारे पास पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में एक्सपोज साइट नहीं है प्लस की। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर कैप्चर नहीं हो पाता विद द हेल्प ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, और ये बच्चों काफ़ी फ्री होके घूमता है, फ्री न्यूक्लियोफाइल है। तो जो हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो SN2 में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि विदाउट डिटैचमेंट ऑफ
हैलाइड आयन ये हमारा अटैक कर देता है एल्काइल हैलाइड पर। तो SN2 के लिए हमारी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बहुत हाई होनी चाहिए, जो कि हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा बनाता है। तो आई होप बच्चों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का जो मैकेनिज्म है वो भी आपको समझ में आया होगा। SN1 और SN2 की मैकेनिज्म के साथ जो हम लोगों ने इस सॉल्वेंट को यूज़ किया, तो ये भी हमारा क्या करता है, SN2 को सपोर्ट करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं SN1। तो एक बार अगर हम लोग SN1 और SN2 को शॉर्ट में देखें तो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। SN1 में बच्चों क्या था हमारा, सब्सटीट्यूशन था, इसमें भी सब्सटीट्यूशन था। इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक था, इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक था। इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स था, इसमें सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स था। इसमें 2 स्टेप रिएक्शन थी, इसमें 1 स्टेप रिएक्शन थी। और इसमें बच्चों कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था, कार्बोकैटायन, इसमें नो कार्बोकैटायन। इसमें स्टेबिलिटी अल्काइल हैलाइड की ये वाला ऑर्डर फॉलो कर रही थी, इसमें ये वाला ऑर्डर फॉलो किया। और क्या डिफरेंस थे बच्चों, इसमें रेसिमिक मिक्सचर बने, रेसिमाइजेशन हुआ, इसमें इन्वर्जन हुआ, इसमें बैक एंड फ्रंट अटैक दोनों हुए, इसमें केवल बैक अटैक हुआ। और क्या हमारे पास डिफरेंसेस थे, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सपोर्ट कर रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप सपोर्ट करेगा। इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया, इसमें हम लोगों ने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया। तो ये सारे बच्चों डिफरेंसेस थे, और जो भी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों की बात करी हम लोगों ने इसमें। तो ये सारे बातें थी जो आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो नीट हो, जेई हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, उसके लिए बच्चों SN1 और SN2 के लिए सफिशिएंट है। तो कुछ अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं तो और इसको सपोर्ट मिलेगा SN1 और SN2 को समझने में। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं और पूछ रहा है कि SN2 कौन सा बेहतर शो करेगा इन दोनों में से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 स्पीसीज दी हुई हैं, दोनों एल्काइल हैलाइड हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये वाला एल्काइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और ये वाला अगर देखें तो ये 2 कार्बन से यानी 2 डिग्री है। तो SN2 के लिए बच्चों हमारे पास जो ऑर्डर था वो क्या था, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 1 और 2 में कौन जीत जाएगा, ये वाला। ये हमारा आंसर होगा, SN2 जो बेटर दिखाएगा। इसमें देखा जाए तो इसमें दोनों सेम एल्काइल ग्रुप हैं, हमारा जो हैलाइड हैं वो दोनों अलग हैं। तो अगर SN2 देखें तो सबसे पहले हमारा अटैक होगा, यहाँ पर भी अटैक होगा, और ये लीव करेगा और ये लीव करेगा। तो अगर लीविंग ग्रुप देखें तो SN लीविंग ग्रुप अगर देखें तो बच्चों लीविंग ग्रुप के लिए हमारा जो ऑर्डर होता है वो हैलोजन में ये हमारा ऑर्डर होता है। तो सबसे बेटर लीविंग ग्रुप कौन सा होता है, आयोडाइड। तो ये अच्छे से लीव कर जाएगा, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा SN2 बढ़िया से दिखाएगा। इन दोनों का अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो ये क्या होगा, बेटर लीविंग ग्रुप। तो अटैक और लीविंग ग्रुप दोनों के नेचर पे डिपेंड करती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये 2 और एग्जाम्पल है हमारे सामने। SN1 शोज बेटर, तो इसमें पूछा है कि कौन SN1 शो करेगा अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। तो ये एल्काइल हैलाइड है, ये भी एल्काइल। SN1 में बच्चों कार्बोकैटायन बनता है, तो अगर हम लोग पहले कार्बोकैटायन बना ले तो और हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर से Cl हटा दें और यहाँ पर से भी Cl हटा दें और इसको हम लोग बना देते हैं पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो कौन सा कार्बोकैटायन बेटर है, वही SN1 शो करेगा, बढ़िया। तो ये दोनों इसमें भी हैं और ये दोनों फिनाइल ग्रुप यहाँ पर भी। ये बच्चों डिफरेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। ये कैसा ग्रुप है, EDG, यानी ये सपोर्ट करेगा
तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला। दूसरे में देखें, ये एल्काइल हैलाइड, ये भी एल्काइल हैलाइड, वही काम करेंगे कि Cl हटा के यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, कार्बोकैटायन बनाएंगे। अब देखेंगे कौन सा कार्बोकैटायन बेहतर है। इसमें बच्चों सेम फिनाइल ग्रुप लगा है, ये बच्चों यहाँ पर CH3 लगा है और ये NO2। ये हमारा है EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जबकि ये है EDG यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये सपोर्ट करेगा ये वाला ज़्यादा, तो आंसर हो जाएगा ये। तो SN1 वो अच्छा दिखाएगा। तो तो यहाँ पर बच्चों SN1 और SN2 हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास में बच्चों जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसमें एक रिएक्शन और बचती है कि हमारे जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो एक डिफरेंट टाइप के भी न्यूक्लियोफाइल हमको पढ़ने के लिए मिलेंगे, वो होंगे एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए हमारा जो टॉपिक था वो यहीं तक। तो अगर बच्चों आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। आपको ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और केमिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें आपको सपोर्ट करने के लिए हम ला सकते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लाएंगे। और इसी तरीके से नीट के बच्चे नीट की तैयारी और जेई के बच्चे जेई की तैयारी करते रहें। और हमारे क्लास 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बच्चों आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।